गुरुकुल बायोलॉजी क्लासेज के तहत अध्याय 3 मानव जनन लेकर हम आए हैं, जिसमें 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो 2026 के बोर्ड के लिए संभावित है। पहला क्वेश्चन देखा जाए कि सबका आंसर अगर किसी को पता हो, यहाँ पर दिया गया है तो ठीक है, आंसर नहीं पता तो अपना याद कर लेंगे क्योंकि समय अब बहुत कम है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मानव वृषण। मानव वृषण टेस्टिस यानी उदर गुहा के बाहर थैली में स्थित होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? बताइए, किनको पता है? हाँ, मानव वृषण की बात की जा रही है। वृषण टेस्टिस, सबसे पहले टेस्टिस का जो निर्माण होती है ना, मादा जब गर्भवती होती है तो गर्भ में पल रहे बच्चे जो 7 या 8 महीने के होते हैं, उस समय वृषण का निर्माण होता है। ठीक है, 7 के 8 महीने जब होती है तो वृषण का निर्माण होके बाहर आती है, और जिस थैली में होती है उसको हम बोलते हैं क्या? वृषण कोष्ठ, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। वृषण रहने वाला थैली, जिसको हम वृषण थैली या वृषण कोष्ठ बोल देते हैं, वृषण कोष्ठ। ठीक है, स्क्रोटम। तो 7 से 8 महीने बाद क्या बाहर आती है? हाँ, बाहर आती है, बाहर आती है। तो क्या इसके पहले वृषण नहीं थी? थी, लेकिन निर्माण हो रही थी उदर भाग में। किस भाग में? उदर भाग में, जिसको हम बोलते हैं क्या? एब्डोमेन। एब्डोमेन भाग में, उदर भाग में क्या हो रही थी? निर्माण हो रही थी। किनके समीप? तो बता सकते हैं, किडनी के समीप निर्माण होती है, और उसके बाद धीरे धीरे खसक कर खिसकते हुए आती है उदर गुहा के नीचे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुरोनी भाग। तो सुरोनी भाग में, पेल्विक भाग में क्या होती है? ये एक थैली से घिर जाती है, उसको हम बोलते हैं वृषण कोष। अब क्यों? क्या शरीर के अंदर नहीं रह सकती? तो रह सकती, लेकिन इनफर्टिलिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इनफर्टिलिटी कहलाएगी। क्यों? क्योंकि वृषण से जब स्पर्म का फॉर्मेशन होगा तो हमारे शरीर का जो तापमान है, हमारे शरीर का क्या है? तापमान है, उस तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होनी चाहिए स्पर्म बनने के लिए। इसलिए इनको शरीर से बाहर रखा गया है, उदर गुहा के बाहर रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। वृषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है? वृषण का सबसे मूलभूत इकाई, जिसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, जो इनकी शुरुआती होती है, शुक्रजनक नलिकाएं से होती है, क्योंकि यहीं से निर्माण, ये रहा शुक्रजनक नलिका, जिनके अंदर आधारीय कोशिका जो बना रही थी, शुक्रजनक नलिका क्या बना रही थी? आधारीय कोशिका। ये आधारीय कोशिका, ये रहा आधारीय कोशिका, जिसको हम लोग सर्टोली कोशिका बोलते हैं। सर्टोली कोशिका, यही कोशिका क्या करती है? नई नवेली कोशिका को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, यहाँ से जब नए जर्म कोशिका होती है तो यहाँ पे सर्टोली कोशिका से पोषण लेती है। और ये रहा पूरी कौन? शुक्रजनक नलिका। तो यही जनक नलिका जो आधार है, जिनसे वृषण का मूल
यानी कहा जाए फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, यहीं से निर्माण होती है स्पर्म का। अब ये टेस्टिस को जब काटा जाए तो ऐसे दिखाई देती है, जिसमें पालिका नजर आती है और यही पालिका शुक्रजनक नलिका से बनी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट चला जाए, तीसरा नंबर, तीन नंबर। हाँ, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि लेडी कोशिका क्या स्त्रावित करती है? कट रही है क्या? हाँ, लेडीज कोशिका क्या स्त्रावित करती है? लेडीज कोशिका क्या स्त्रावित करती है? एस्ट्रोजन स्त्रावित करती है कि एंड्रोजन स्त्रावित करती है कि प्रोजेस्टेरोन स्त्रावित करती है कि कार्टिकोस्टेरॉइड स्त्रावित करती है ना? तो लेडीज कोशिका किसको बोलेंगे? तो ये जो शुक्रजनक नलिका है, जिसमें सर्टोली कोशिका थी, जिसको आधारीय कोशिका बना रही थी, ये शुक्रजनक नलिका दो ही दिखा रहे हैं। ये शुक्रजनक नलिका के बीच, दो शुक्रजनक नलिका के बीच कौन होती है? लेडीज कोशिका। लेडी कोशिका, ये लेडीज कोशिका बनाती है, क्या बनाती है? एंड्रोजन, जिसको हम बोलते हैं पुंजन। कैसे? तो ये शुरुआत होती है हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड स्त्रावित करती है जीएनआरएच हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये जीएनआरएच हार्मोन प्रेरित करती है अग्रपीयूष ग्रंथि को, अग्रपीयूष ग्रंथि को, और ये अग्रपीयूष ग्रंथि स्त्रावित करेगी एक एलएच और दूसरा एफएसएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एक है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये एलएच जो है ना, ये एलएच लेडीज कोशिका के साथ मिलकर प्रेरित करवाएगी हार्मोन निकलवाने के लिए, जिसका नाम है पुंजन। ठीक है, इसी पुंजन को हम लोग बोल देते हैं क्या? एंड्रोजन, और यही जिम्मेदार होती है क्या निकालने के लिए? टेस्टेरोन। ठीक है, तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया कि लेडीज कोशिका क्या स्त्रावित करती है? तो एंड्रोजन, जो एक प्रकार क्या है? टेस्टेरोन हार्मोन है। नेक्स्ट, चौथा, हाँ चौथा देखिएगा, सर्टोली कोशिका जो दो शुक्रजनक नलिकाओं के बीच होती है, नहीं, ये कहाँ होती है? शुक्रजनक नलिका, जो आधारीय कोशिका बना रही थी, यही कहलाती है कौन? सर्टोली कोशिका। अब दो शुक्रजनक नलिका के बीच होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? लेडीज कोशिका। तो ये रहा सर्टोली कोशिका, जो आधारीय कोशिका बना रही थी, आधारीय कोशिका, इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे? शुक्रजनक नलिका। तो ये शुक्रजनक नलिका के बीच कौन होती है? सर्टोली कोशिका, जिसको हम लोग आधारीय कोशिका बोल रहे थे, का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य क्या? हार्मोन बनाना है कि शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना है कि एंजाइम बनाना है कि उत्सर्जन है? तो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है, क्यों? क्योंकि यहीं पर जब नए जर्म कोशिका बनती है तो इनको पोषण मिलती है वृद्धि करने के लिए। ठीक है, जिनको नए जर्म कोशिका जो होती है, जिसको हम बोलते हैं शुक्राणु प्रसू कोशिका, है ना? अब नेक्स्ट, पांचवा, पांचवा,
ठीक है, पांचवा देखिए, शुक्राणु के शीर्ष यानी हेड पर उपस्थित टोपीनुमा संरचना क्या कहलाती है? तो ये रहा शुक्राणु, एक सिंपल सी स्ट्रक्चर जिसमें फ्लैजिला होती है, इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है और यहाँ पे टोपीनुमा जो संरचना होती है, यहाँ पे 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम, जोना लाइसिंग एंजाइम, कोरोना रेडियाटा एंजाइम और हाइलोरुराइडेज एंजाइम। ठीक है, 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। जो एंजाइम क्या करते हैं, अंडाणु जो अब तक स्पष्ट नहीं की थी उनको हम बोल देते हैं क्या, सेकेंडरी oocyte यानी द्वितीय, सेकेंडरी oocyte द्वितीयक अंडक, है ना। जो बाद में जब स्पर्म स्पर्श करती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अंडाणु। तो इस अंडाणु को भेदने के लिए एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, जो एंजाइम अग्रभाग में होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा गया है, शुक्राणु के शीर्ष यानी ये शीर्ष भाग पर उपस्थित टोपीनुमा संरचना क्या कहलाती है? तो सिर्फ इसका नाम पूछा गया है तो कहलाती है एक्रोसोम। अगर पूछा जाएगा एक्रोसोम के अंदर क्या क्या पाई जाती है, तो एक्रोसोम जो शीर्ष पे पाई जाती है इसके अंदर एंजाइम होती है। अगर पूछा जाएगा कौन कौन एंजाइम, तो जोना लाइसिंग एंजाइम, कोरोना रेडियाटा एंजाइम और हाइलोरुराइडेज एंजाइम। ओके, चलिए नेक्स्ट, छठा क्वेश्चन देखेंगे। छठा क्वेश्चन क्या है कि वीर्य सीमन का तरल भाग सेमिनल प्लाज्मा मुख्यतः किन ग्रंथियों के स्त्राव से बनता है? क्या केवल प्रोस्टेट की केवल शुक्राशय बनाती है, कि शुक्राशय, प्रोस्टेट और बर्बो इल्यूथर ग्रंथि बनाती है? ये तीनों मिलकर बनाती है एक तरल जिसको हम बोलते हैं शुक्रीय प्लाज्मा। और इसी शुक्रीय प्लाज्मा में आके मिल जाएगी कौन, शुक्राणु, तो कहलाएगी सीमन। ठीक है, तो कुल मिला के सीमन को क्या कहा जाए कि शुक्रीय प्लाज्मा के साथ कौन मिलती है, शुक्राणु। और शुक्राणु कहां से आती है, टेस्टिस से आती है। तो ये रहा टेस्टिस, और टेस्टिस से शुक्राणु बन के एपिडिडाइमिस में स्टोर होती है और यहां से निकल के जाएगी शुक्रवाहक नलिका द्वारा, और यहाँ पे बैठा हुआ है पहले से कौन, प्रोस्टेट ग्लैंड, बर्बो इल्यूथर ग्रंथि, और ऊपर होता है कौन, शुक्राशय ग्रंथि। ठीक है, ये तीनों मिलकर एक तरल निर्माण करती है। इसी तरल में कौन आके मिलेगा, शुक्राणु। ये शुक्राणु यहाँ से आ रही है, अब ये शुक्राणु यहाँ आके मिलेगी। अब इसको हम बोलेंगे क्या, वीर्य। इसी को हम बोल देते हैं क्या, सीमन। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करेगी, सिकुड़ेगी तो बाहर आएगी वीर्य। तो यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल सा पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है कि वीर्य जो है ना का तरल भाग मुख्यतः किन ग्रंथियों के स्त्राव से होती है? तो प्रोस्टेट ग्रंथि से भी होती है, बर्बो इल्यूथर ग्रंथि से भी होती है और शुक्राशय ग्रंथि से भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट, सातवां, सातवां क्वेश्चन देखिएगा, अंडाशय ओवरी की आंतरिक संरचना स्ट्रोमा कितने भागों में बटी होती है? तो सबसे पहले ओवरी होती कहाँ है, तो गर्भाशय के समीप। कहाँ, बाहर की भीतर, तो गर्भाशय के बाहर कहलाएगी। और गर्भाशय के जब बाहर है, यहाँ पे लेफ्ट ओवरी और यहाँ पे है राइट ओवरी। ठीक है, ये रहा उंगली नुमा संरचना। ठीक है, ये रहा फैलोपियन नलिका और ये रही गर्भाशय। ठीक है, और ये जो गर्भाशय है ये 3 आवरणों से मिलके बना होता है। कितने आवरण से मिलके बना होता है, 3 आवरण से। बीच वाला जो परत होता है ना काफी मोटा होता है, काफी मजबूत होता है, जिसको हम लोग मायोमेट्रियम बोलते हैं। और मायोमेट्रियम,
और ये अंदर वाला है एंडोमेट्रियम और बाहर वाला है इपीमेट्रियम। ठीक है, पेरीमेट्रियम। ये जो है ना बाह्य परत, ये बाह्य परत, ये मध्य परत, ये अंतः परत। तो यहाँ पे कहा गया कि ओवरी, यहाँ पे है ओवरी। ठीक है, ओवरी को अगर बाहर करके देखी जाए तो ये दो भागों में दिखाई देती है। ठीक है, दो भागों में बटा होता है। एक बाहर वाले को बोलते हैं वलकुट और मध्य वाले को बोलते हैं मध्ययारा। ठीक है, वलकुट और मध्ययारा। तो यहां पे आंसर कौन है? दो, वलकुटीय भाग और दूसरा है मध्ययारा। नेक्स्ट, कितने आदमी जुड़े हुए हैं? ठीक है, नेक्स्ट क्लीन, हाँ, 8वां, अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन किस हार्मोन के प्रभाव से होता है? अंडोत्सर्ग यानी अंडा का निर्माण, अंडोत्सर्ग किस हार्मोन के प्रभाव से होता है? एफएसएच के, कि एलएच से, कि प्रोजेस्टेरॉन से, कि ऑक्सीटोसिन से? तो एलएच के प्रभाव से क्या होता है? अंडोत्सर्ग होती है, क्योंकि यही एलएच सर्ज होती है। एलएच सर्ज के कारण क्या होती है? हार्मोन का निर्माण होती है। नेक्स्ट, हाँ, 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ग्राफियन पुटिका, ग्राफियन पुटक के फटने के बाद बची हुई संरचना क्या कहलाती है? बहुत हलवा क्वेश्चन है। ग्राफियन पुटिका जब फूट जाती है तो बची हुई संरचना, ये रहा बची हुई संरचना, जो दिखती है कैसा? पीला कलर का। तो इसी पीले रंग के कारण इनको नाम दिया गया है पीत पिंड। इसी पीत पिंड को हम बोल देते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया। ग्राफियन पुटिका का जो टूट जाती है, फट जाती है, उसके बाद जो बची हुई संरचना है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। यही तो है पीत पिंड, क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करती है? हार्मोन स्रावित करती है, जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्यों? क्योंकि ये बनाए रखती है किसको? गर्भावस्था को बनाए रखती है, प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट, दस नंबर, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन, कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन भारी मात्रा में स्रावित करती है? तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन भी स्रावित करती है और एस्ट्रोजन भी स्रावित करती है। ठीक है, लेकिन भारी मात्रा में कहा जाए तो प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करती है। ठीक है, भारी मात्रा में। नेक्स्ट, ग्यारह नंबर, ध्यान से देखिएगा। गर्भाशय यूट्रस, गर्भाशय क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यूट्रस की सबसे आंतरिक परत क्या कहलाती है? देखेंगे कितने बच्चे बता रहे हैं। हाँ बोलिए। गर्भाशय का सबसे आंतरिक परत, जो हम बताए थे कि 3 परत से मिलकर बनी होती है। पहला परत है पेरीमेट्रियम, दूसरा मायोमेट्रियम और तीसरा एंडोमेट्रियम। तो सबसे अंत वाला परत पूछ रही है तो कौन है? एंडोमेट्रियम अंतः परत, जो यही हमेशा बार बार टूटती है और बार बार बनती है। टूटने से ही होती है बाहर मेंस साइकिल, यही शुरू कराती है। क्योंकि मेंस के साथ यानी जो मादा का पेल्विक भाग से जो ब्लीडिंग आती है, एंडोमेट्रियम ना टूटती है, मायोमेट्रियम बहुत मजबूत होती है। ठीक है, और पेरीमेट्रियम इनको सुरक्षा प्रदान करती है। तो एंडोमेट्रियम के टूटने से मेन साइकिल शुरू होती है। नेक्स्ट, 12 नंबर,
प्रसव के समय गर्भाशय में तीव्र संकुचन के लिए कौन सी परत जिम्मेदार है? प्रसव के समय गर्भाशय में तीव्र संकुचन के लिए कौन सी परत जिम्मेदार है? तो मायोमेट्रियम काफी मजबूत होती है और यही क्या करती है, झंझनाहट जोर जोर से पैदा करती है और यही झंझनाहट से बच्चे बाहर आते हैं। ठीक है, कहां से? बर्थ कैनाल से। नेक्स्ट 13 नंबर, स्तन ग्रंथियों में दूध का संश्लेषण यानी दूध का फॉर्मेशन, दूध का निर्माण किस कोशिका में होता है? कोशिका का नाम पूछा गया है। तो ये रहा कूपिका कोशिका। कूपिका कोशिका कूपिका कोशिका निर्माण करती है दुग्ध का। क्या निर्माण करती है? दुग्ध का। ठीक है, और यही स्टोर करके कहां भेजेगी? कूपिका गुहिका में। कूपिका गुहिका में, यही कूपिका गुहिका में जब स्टोर हो जाएगी तो फिर यहां से बना के किनके उपस्थिति में, ये भी पूछता है, किनकी उपस्थिति में दूध का फॉर्मेशन होता है? तो लैक्टोजेन। लैक्टोजेन हार्मोन की उपस्थिति में क्या बनाएगा? दूध बनाएगा। कूपिका कोशिका कूपिका गुहिका में छोड़ेगी, कूपिका गुहिका से बाहर निकल के स्तन नलिका को जाएगी, स्तन नलिका से निकलकर कहाँ जाती है? तुम्बिका भाग में, यहां पे स्टोर होती है तुम्बिका भाग में। तुम्बिका भाग में स्टोर होगी और उसके बाद क्या होगी? दूध बाहर आएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल सा है कि कहाँ बनती है? तो कूपिका कोशिका में बनती है। ठीक है, किसकी उपस्थिति में बनती है? तो लैक्टोजेन की उपस्थिति में, दूध नलिका के द्वारा बाहर आती है। ठीक है, निपल्स, ये एक पासेज है, रास्ता है, एरियोला, निपल्स के चारों तरफ जो काला भाग होता है इसको हम बोलते हैं एरियोला। ठीक है, नेक्स्ट 14 नंबर देखा जाए। 14 नंबर प्रश्न है कि प्रथम आर्तव को क्या कहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये तो बार बार कंफ्यूजन करती है कि प्रथम आर्तव को क्या बोलते हैं। तो आर्तव जो है ना, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है, हाँ मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है ये 28 से 29 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 28 से 29 दिन का होता है, जिसमें 1 से 5 दिन तक क्या होती है? ब्लीडिंग ही होती है, यानी रक्त का स्त्राव होती है। ठीक है, और इसी को हम बोल देते हैं क्या? रजो दर्शन। ठीक है, रजो दर्शन। और 5 से लेकर 13, यहां पर सपोज करना 13, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा 14, 15 और इसके बाद। ठीक है, तो 5 से लेकर 13 दिन तक क्या होती है? पुटक अवस्था होती है, पुटकीय अवस्था। इसी को हम बोल देते हैं क्या? निर्माणकारी अवस्था। निर्माणकारी अवस्था, पुटक अवस्था या निर्माणकारी अवस्था। ठीक है, तो पहला हो गया रजोदर्शन, दूसरा हो गया पुटक अवस्था या निर्माणकारी अवस्था, और 13 से लेके 15 मेनली कहा जाए तो 14वां दिन क्या होती है? यानी पूरे मेंस के मध्यकालीन दिन, इसको हम क्या बोलते हैं? मध्यकालीन दिन। और मध्यकालीन दिन को होता है क्या? अंडोत्सर्ग। क्या होता है? अंडोत्सर्ग, यानी अंडा का निर्माण इसी दिन होता है, अंडोत्सर्ग। ठीक है, अब उसके बाद ये हो गया 3, चौथा हो गया 15 से लेकर 28 दिन तक, ये होता है कॉर्पस लुटियम यानी पित्तपिंड अवस्था। पित्तपिंड अवस्था, यानी यहाँ पे टूटना शुरू हो जाती है। अगर इस पर मिल गया, फर्टिलाइज हो गई, तो पित्तपिंड क्या होगी? ये आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावन करना शुरू कर देगी ताकि गर्भाशय बना रहे। अब नेक्स्ट, तो इनका आंसर आप लोग देखें, रजोदर्शन होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए।
15 आर्तव चक्र मेंस्ट्रुएशन साइकिल औसतन कितने दिनों का होता है? तो वहीं 28 से 29 दिन बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट 16 नंबर, आर्तव चक्र की किस प्रावस्था में अंडोत्सर्ग होता है? फिर यही बात है, 14वां दिन बताए थे। ठीक है, नेक्स्ट 17, निषेचन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के दौरान शुक्राणु अंडाणु की किस परत को भेदता है? तो सबसे पहला परत जो होता है ना, जोना पेलुसिडा को क्या करता है? तोड़ता है। तो जोना पेलुसिडा को कौन सी एंजाइम तोड़ेगी? तो जोना लाइसिंग एंजाइम तोड़ेगी, जोना लाइसिंग एंजाइम। ठीक है, अब नेक्स्ट 18 नंबर, 8 से 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को क्या कहते हैं? तो जब भ्रूण का निर्माण हो रहा होता है, यानी अंडाणु शुक्राणु से मिलती है और शुक्राणु का जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होती है, अंदर आती है, तो ये दोनों एन मिलके क्या बना देगी? 2n। ठीक है, क्या बना देगी? 2n, द्विगुणित, और ये कहलाएगी क्या? जाइगोट, युग्मनज। अब ये क्या करेगी? विभाजन करेगी। जितनी बार विभाजन करेगी उतनी बार क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी। क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी। क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी। ठीक है, अब जितनी बार विभाजन करेगी उतनी बार छोटी होती जाएगी, और ऐसा विभाजन क्या कहलाती है? विदलन, क्लीवेज। क्या कहलाती है? क्लीवेज, विदलन। और ऐसा विदलन बार बार विभाजन करेगी, जितनी बार छोटी होती जाएगी, और 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 16 होगा, 16 से 32 होगा, ये बढ़ती जाती है। ठीक है, तो 8 से 16 यहाँ पे दिया गया, 8 से 16 कोशिकीय अवस्था को हम बोल देते हैं क्या? तूतक। और इसी हम तूतक को बोलते हैं क्या? मोरूला। क्या बोल देते हैं? मोरूला। ठीक है, 16 से 32 ब्लास्टूला, ब्लास्टूला। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है 8 से 16, तो हो जाएगा मोरूला या तूतक। नेक्स्ट 19, भ्रूण का गर्भाशय की दीवार से जुड़ना, भ्रूण का गर्भाशय की दीवार से जुड़ना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाती है कि अंतरोपण कहलाती है कि ग्रेस्टुलेशन की सगर्भता? सगर्भता यानी एमटीपी, है ना, सगर्भता का चिकित्सीय समापन एमटीपी को दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछना है क्या कि भ्रूण का गर्भाशय की दीवार से जुड़ना, तो भ्रूण कब बनेगा? तो जब निषेचन के बाद बनेगी। ठीक है, तो निषेचन तो होगा ही नहीं, निषेचन के बाद ही तो भ्रूण बनेगी। तो यहाँ बैठा होता है कौन? क्या कौन बैठा होता है? यहाँ पे बैठा होता है द्वितीय कंडक, न कि अंडाणु। कौन बैठा होता है? द्वितीय कंडक। और ये द्वितीय कंडक किसकी इंतजार कर रही होती है? शुक्राणु की। किसकी इंतजार कर रही होती है? शुक्राणु की। अब ये शुक्राणु आके यहाँ पे मिला, यानी इट मीन दोनों क्या कर गए? निषेचन कर गए। तो निषेचन की प्रक्रिया हो गई, उसके बाद क्या बनेगी? युग्मनज। और ये युग्मनज 7 दिन के बाद चलते चलते कहाँ आके जुड़ जाएगी? यहाँ फंडस भाग से। किससे जुड़ जाएगी? फंडस भाग से। तो यहाँ पे जब जुड़ गई फंडस भाग से, तो इनको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन, यानी अंतरोपण। ठीक है, तो भ्रूण का गर्भाशय की दीवार से जुड़ना क्या कहलाती है? अंतरोपण, निषेचन के बाद होती है। नेक्स्ट 20 नंबर, मानव में लिंग निर्धारण, मानव में लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन किसके द्वारा होती है? अंडाणु के द्वारा होती है? नहीं। शुक्राणु के द्वारा होती है? हाँ। वातावरण के द्वारा भी होती है, लेकिन मानव में नहीं होती है, ये मेढक में होती है।
नहीं नहीं नहीं, मेढक मेढक और आपका ये वातावरण में कछुआ लिंग निर्धारण करती है, मगरमच्छ, ठीक है। लेकिन शुक्राणु द्वारा सेक्स डिटर्मिनेशन कौन करता है? मानव में होती है। कैसे? तो देखिएगा, शुक्राणु जो होती है मनुष्य के पास कितने होते हैं? तो 20 से 30 करोड़, 30 से 40 करोड़। कितने होते हैं? 30 से 40 करोड़ कौन होते हैं? शुक्राणु होते हैं। अब ये जो शुक्राणु है दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। 30 से 40 करोड़ शुक्राणु में दो प्रकार के होते हैं। पहला एक्स और दूसरा होता है वाई, ठीक है। पहला एक्स, दूसरा वाई। तो यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 20 करोड़ एक्स वाले होते हैं, गुणसूत्र वाले, और 20 करोड़ वाई गुणसूत्र वाले कौन होते हैं? स्पर्म होते हैं, ठीक है, एक्स और वाई। लेकिन इसका 50% भी हम कह सकते हैं, 50%, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अंडाणु के पास जब निषेचन करती है, द्वितीयक अंडा के पास जब जाती है, तो अंडा के पास सिर्फ और सिर्फ एक्स होता है। अगर ये एक्स जाकर इनके साथ निषेचन कर गया, इट मीन एक्स और एक्स लड़की। अगर वाई वाला जाकर निषेचन किया, इट मीन्स लड़का, ठीक है। तो यहां पे पूछा गया है कि मानव में लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन किसके द्वारा होता है? अंडाणु के द्वारा नहीं होता, क्योंकि अंडाणु में सिर्फ और सिर्फ एक होती है। मानव में मेल में जो होता है ना, यानी शुक्राणु, मेल का जो युग्मक है कौन? शुक्राणु, जिसमें एक्स और वाई होती है। तो यही डिटर्मिनेशन करेगा, यानी निर्धारण करेगा कि ये शुक्राणु अगर गई तो लड़का, ये शुक्राणु गई तो लड़की। तो निर्धारण कौन किया? शुक्राणु, ठीक है। नेक्स्ट 21 नंबर, आपरा प्लासेंटा का मुख्य कार्य क्या है? तो प्लासेंटा का मुख्य कार्य भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करना, हाँ। भ्रूण को कार्बन डाइऑक्साइड और अवशिष्ट पदार्थों को निकालना, हाँ। हार्मोन का उत्पादन करना, हाँ। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है। प्लासेंटा क्या करती है? हार्मोन का स्रावन करती है। कौन सा हार्मोन? तो पूछेगा एसटीजी, ठीक है। कौन सा? तो प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। नेक्स्ट 22 नंबर, कौन सा हार्मोन केवल गर्भावस्था के दौरान ही स्रावित होती है? तो एसटीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। यही हार्मोन डिटेक्ट करती है कि प्रेगनेंसी है या नहीं। जो हम लोग जांच करते हैं, पॉजिटिव बताता है, कभी बताता है कि निगेटिव नहीं है, तो यानी मूत्र में कौन हो जाता है? एसटीजी की मात्रा हो जाएगी, तो आपको बताएगा कि प्रेगनेंसी है या नहीं, ठीक है। तो यही है एसटीजी। नेक्स्ट 23 नंबर, भ्रूण के हृदय की धड़कन कब सुनी जा सकती है? तो भ्रूण का जब एक मिनट, हाँ, भ्रूण का जो हृदय है, भ्रूण का जो हृदय है, यानी इनकी जो जब भ्रूण बनती है तो इनके पास हृदय का चाल यानी दिल का धड़कना कब शुरू होती है? धड़कन तो पहले महीने के अंत, यानी दूसरा महीना, दूसरा महीना, ठीक है। पहला महीना के अंत यानी दूसरा महीना भी बोल सकते हैं। तो पहला महीना के अंत में क्या होती है? दिल का चाल सुनाई पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट 24 नंबर,
गर्भकाल, गर्भकाल मानव में लगभग कितना होता है? गर्भकाल मानव में कितना होता है? महीना में पूछा गया है तो 9 महीना, दिन पूछा जाएगा तो 270 से 280 हो जाएगा। कैसे? तो एक महीना में होता है 4 वीक, ठीक है। अब 4 वीक जो होता है ना, 7 गुना 4, 7 चौका 28, अब 28 गुने 9 कितना हो जाएगा? 270 से 280, ठीक है। नेक्स्ट 25, प्रसव यानी पास्टुरेशन के लिए संकेत कहाँ से उत्पन्न होती है? तो मायोमेट्रियम से भी होती है और बच्चों से भी होती है, ठीक है। तो पूर्ण विकास भ्रूण से भी होती है और अपरा से भी होती है। तो मायोमेट्रियम क्या करेगी? उसको झंझनाहट पैदा करेगी, ठीक है। तो कुल मिला के दिया गया केवल माता के मस्तिष्क से होती है? नहीं, किससे होगा? पूर्ण विकसित भ्रूण जो अब निकलना चाह रहा है तो संकेत देती है कि अब हमको बाहर आना है, और अपरा क्या करती है? हार्मोन का स्रावन करती है, ऑक्सीटोसिन, सिकुड़न पैदा करेगी, और मायोमेट्रियम क्या करेगी? झंझनाहट पैदा करेगी, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट 26 नंबर, प्रसव पीड़ा के लिए, पीड़ा मतलब होता है दर्द, प्रसव पीड़ा के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। क्या करता है? संकुचन पैदा करता है, दर्द, ठीक है। नेक्स्ट प्रसव के बाद पहले, एक मिनट, प्रसव के बाद पहले कुछ दिनों तक निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध क्या कहलाता है? तो पहला जो पीला कलर का होता है उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम। क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम, यानी खींच, खींच या कोलेस्ट्रम, ठीक है। ये जो 6 दिन तक, किसी किसी का 3 दिन तक जो दूध निकलता है पीला, पहला कुछ दिनों तक, उसको हम क्या बोलते हैं? गाढ़ा जो पीला होता है ना, उसको हम बोलते हैं खींच या कोलेस्ट्रम, जिसमें इम्यूनिटी पावर भरपूर मात्रा में होती है। और विटामिन की बात कही जाए तो विटामिन भी भरपूर होता है। कौन? बी, सी, डी, ठीक है। कौन कौन विटामिन होता है? बी होता है, सी होता है, डी होता है और ई भी होता है ना। चलिए, इम्यूनिटी में कौन होता है? तो आईजीजी और आईजीए, ठीक है। आईजीए, प्रचुर मात्रा में आईजीए पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट 28, कोलेस्ट्रॉल में कौन सा एंटीबॉडी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? प्रचुर मात्रा में, तो आईजीए, ठीक है। उनतीस, ब्लास्टोसिस्ट की बाहरी परत, ब्लास्टोसिस्ट की बाहरी परत को क्या कहते हैं? ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। जब कोरखंड विभाजन हो रही थी, किसके द्वारा हो रही थी? क्लीवेज यानी विदलन के द्वारा जब विभाजन हो रही थी, तो 4 से 8 कोश की अवस्था बनाया, 8 से 16 बनाया, 32 बनाया, 64 बनाया, है ना। तो ऐसे ही बनाते गए तो बाद में क्या हो जाती है कि ये कोशिका जब 128 हो जाती है तो यहाँ पे खाली जगह बन जाती है, गैप बन जाती है, ये रहा, ठीक है। और यही बाहरी परत को हम लोग क्या कह देते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। नेक्स्ट शुक्र जनन यानी शुक्राणु का बनना शुक्र जनन कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस। किस आयु से शुरू हो जाती है? किस आयु? तो आयु का दिन नहीं दिया गया है, सिर्फ पूछा गया आयु। तो आयु आपका 3 होती है। कौन? एक जन्म के समय, दूसरा यौनारंभ और एक बुढ़ापा, ठीक है। तो यौनारंभ यानी इसको हम बोलते हैं पुबर्टी एज,
प्यूबर्टी एज। मनुष्य में 3 ही एज होते हैं, एक बचपन यानी उसको हम बोलते हैं जन्म के समय का, और दूसरा हो गया यौनारंभ यानी जो जवान होते हैं लोग, यौवन की प्राप्ति होती है, प्यूबर्टी एज आ जाती है, ठीक है, प्यूबर्टी एज आ जाती है। और तीसरा है बुढ़ापा, जिनको हम लोग बोलते हैं जीर्ण अवस्था यानी बुढ़ापा अवस्था। इसमें मेटाबॉलिज्म की क्रिया में क्या होती है, या तो बनेगी या तो टूटेगी, ठीक है, उपचय की अपचय। आप लोग देख लेंगे कैटाबॉलिज्म की एनाबॉलिज्म, तो इसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया शुक्र जनन किस आयु से शुरू होती है, तो यौनारंभ। अब 30 क्वेश्चन हो गए। अब हाँ, आपके लिए है सबसे इंपॉर्टेंट, जो मोटिवेट करेंगे, पढ़ने में मन लगाएंगे, पढ़ने के लिए जिज्ञासा पैदा करेंगे, ये है मोटिवेशन। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता कुछ नहीं जिंदगी में, लड़ने वाले को कदमों में जहान होता है, दुनिया होती है। पूरी दुनिया कदमों में होगी कब, जब उसके लिए लड़ेंगे, उसके लिए परिश्रम करेंगे, तब होगी, ठीक है। तो इसको याद करते हुए आप लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।